आप सभी दर्शकों का 10 का दम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए खबरें आपको अब विस्तार से दिखाएंगे। जहां सबसे पहले बात करेंगे हाथरस की, जहां पर पुलिस का गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजू गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पर दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, हाथरस समेत कई जिलों में केस दर्ज है। सासनी कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की एक बाइक बरामद की गई है। 18/3/2025 को प्रभारी निरीक्षक सासनी जब गश्त पे थे तो उसी समय जब किला चौराहे के पास इनको यह सूचना प्राप्त हुई कि किलौठी गोपालपुर के पास से 2 शातिर अभियुक्त किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने हेतु अलीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे उन्होंने तुरंत यहाँ पे एम्बुश, ये जो चौराहा है यहाँ पे लगाए किलौठी के पास, और उसी समय 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने उन संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने हमारी पुलिस टीम पे फायर किया और भागने लगे। इस अपने आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक सासनी ने भी उनके ऊपर फायर किया, जिसमें एक बदमाश जो है वो उसके इंजर्ड हुआ है, उसको पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश भाग गया है। उधर कानपुर में पनकी के कटरा में पथराव और फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर फायरिंग कर दी है। इस घटना के करीब 12 घंटे के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 महिलाओं के साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 तमंचा, कारतूस इनसे बरामद किया गया है। घटना के बाद पनकी थाने में 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको हरदोई की खबर बताते हैं, जहां पर पुलिस ने हरियाणा में एक संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। किसान नेता खालिद खान समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खालिद कुछ महीने पहले ही जेल से जमानत पर आया है। उसके खिलाफ रंगदारी और लूट के 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मेरठ के एक ही गांव के 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इससे गांव में खुशी का माहौल है। जो लोग सिपाही बने हैं उनमें से किसी के माता पिता अनपढ़, किसी के मजदूर हैं तो किसी के पिता ठेला लगाते हैं। तो ये सभी बहुत खुश हैं। स्वरूपपुर गांव के ये सभी रहने वाले हैं। 14 अभ्यर्थियों में 3 लड़कियां हैं, 11 लड़के हैं। पुलिस में चयन होने पर इन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और योगी सरकार को ये धन्यवाद दे रहे हैं। बस जी बहुत संघर्ष कर जी गरीब बेटी ना प्यारी घर का इल्ला की तरह थी जी, सारा घर ही रह के करी शायद प्यारी। जैसा कि आपने बताया पढ़े लिखे नहीं है, इतनी मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों का सामना करा जी। बस बहुत हिम्मत तक करी लड़की ने, बहुत पढ़ा जी। पहले तो मैंने 1 रुपए का बुढ़िया का बाल बेचा जी, साइकिल पे जी अपना फेरी करूँ करना जी। फिर मैंने 2019 में पपड़ी की मशीन बना ली थी जी। एक पैर से खींचता हूँ जी, ये होया जी। दूसरे पैर में क्या दिक्कत है? दूसरे तो सही है, विकलांग है ना जी। हाँ जी, घर वाले भी विकलांग है जी, दोनों विकलांग है जी। अच्छा, कभी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आई सामने? क्या दिक्कत आई जी? बस यही पढ़ाने का पैसा देला जी, क्या नाम है, यही दिक्कत आई जी। सीमा हैदर ने आज एक बच्ची को जन्म दिया है। ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। परिवार का कहना है कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बता दें आपको, सीमा के पहले से 4 बच्चे हैं जो उनके साथ भारत में रह रहे हैं। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहां सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीना की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है।
बढ़ रहे हैं आगे संत कबीर नगर की खबर जानिए, जहां पर संत कबीर नगर जिले में फिर 2 भेड़िए दिखे हैं। भेड़ियों का वीडियो भी इस समय सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रखा है, जो आपको दिखाएंगे हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ के लोग इस समय दहशत में हैं। ग्रामीण पहरेदारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ आप छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी और घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं, इसलिए पहरेदारी की जा रही है गाँव में। ये 2 भेड़िए चहलकदमी कर रहे हैं संत कबीर नगर से। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। लोग इस समय डर के साए में हैं और जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और आइए आपको कुछ राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। खबर मिर्जापुर से है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला, औरंगजेब क्रूर था तो गोडसे महाक्रूर था कहा। उस पर चर्चा करके दिखाए बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि औरंगजेब को बहस क्यों करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे पर क्यों नहीं हत्या करती, उस पर क्यों नहीं बात करती। नाथूराम गोडसे जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोली मार के हत्या कर दी, उस पर चर्चा नहीं करते, ऊपर सांप सूंघ जाता है। औरंगजेब ने तो अपने पिता को बंधक बनाया था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए अगर औरंगजेब क्रूर था तो नाथूराम गोडसे महाक्रूर था। नाथूराम गोडसे पहले चर्चा करें। औरंगजेब कब्र विवाद में महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में देर रात 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते उपद्रवियों ने जमकर पथराव कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया मौके पर। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। नागपुर में हुई हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के बाद सभी संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नागपुर के कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकरदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में इस समय कर्फ्यू लगाया गया है। ये जो हादसा हुआ था गणेशपेट पुलिस स्टेशन में, जो इन लोग जो गए हुए थे, जो मेरे को मालूम पड़ा शाम को 7 बजे के बाद में, तो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दी थी कि 10-11 बजे तक के जिंदे भी जो भी हरकतें की उसको हम पकड़ के यानी जमा कर देंगे, ठीक है। ये हमको पता चला। लेकिन ये जो लड़के जो आए हुए थे पत्थरबाजी वाले, ये आए हुए थे बाहर से। मेरा रहना भालदापुरे में है। मैं पुलिस प्रशासन की कभी भी मैं मदद करता ही हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे फादर भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं भी होमगार्ड में जो है ड्राइवर हूँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ करता हूँ। ये जो लड़के थे सर बाहर के थे, हमारा रहना यही है। हमारे खुद के घरों की गाड़ियाँ फोड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हम भी तो मुस्लिम है ना, अगर मुस्लिम लोग कर रहे हैं तो मुस्लिम की गाड़ियाँ क्यों फोड़ेंगे। गली में आप खड़े हैं, इसी गली में खड़े होकर जो है वो लोग पत्थर फेंक रहे, तो क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति इस मोहल्ले का व्यक्ति नहीं? मोहल्ले का नहीं है सर, मोहल्ले का एक भी नहीं है। हम मोहल्ले में एकदम देख रहे हैं, ये जो भी है सिर्फ ये बाहर के आए हुए लोग थे। मोहल्ले का आप बोलेंगे कोई भी नहीं है। आप सीसीटीवी फुटेज में चेक करना, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ हम लोगों का रहना है, ठीक है। अब यहाँ से वो लड़कों को पुलिस वाले ने यहाँ मसला कागज चलता था शिवाजी पुतले की तरफ का जी। शिवाजी पुतले से पुलिस फोर्स ने उनको हकाली। वो यहाँ से जहाँ से उनको गलियाँ दिख रही थी वहाँ से वो आ रहे थे। अब यहाँ पर आके यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे, यहाँ से हम लोगों ने उनको हकाले। यहाँ से भी नहीं मान रहे थे तो फिर आगे जाके हकाले, उधर से जाके उन लोगों ने कहा ना अलग अलग जगह से हकाले। ये करने वाले भाग गए और तकलीफ हमको हो रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। उधर नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर के कड़े एक्शन के निर्देश उनको दे डाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। अफवाहों फैलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं
इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नागपुर हिंसा का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाते हैं जहां नागपुर में जो हिंसा भड़की थी उसके बाद पथराव और आगजनी की घटना हुई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। नुकसान यहां भारी हुआ है और अब इसी नुकसान की भरपाई इन उपद्रवियों से भी की जाएगी, जिस पर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है। हालांकि आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, घर के पास लगे हुए सीसीटीवी तस्वीरें, सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुई उनसे साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हिंसा के बाद यहाँ पुलिस का एक्शन भी देखा गया। लेकिन हिंसा में उपद्रवियों ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। अगली खबर संभल से है, जहां पर संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने मस्जिद की रंगाई पुताई पर कहा है कि शाही जामा मस्जिद के रंग को तय करने की जिम्मेदारी एएसआई की है। एएसआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मस्जिद का मूल रंग बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोर्ट के हर आदेश को माना है। बाबरी मस्जिद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वागत कर लिया और उनको अपने आप को हमने उसकी सराहना भी कर दी। अब जामा मस्जिद संभल को भी ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये उसके बाद में इसको हाईलाइट करना चाहती है। ये बहुत जमाने की मस्जिद जामा मस्जिद है, अब है तो इसमें अब तक जितने भी हो सका हमारा पूरा कंट्रोल हमारी जामा मस्जिद कमेटी का रहा है। हर साल जामा मस्जिद की पुताई होती थी, रंगाई होती थी। अलविदा के जुमे के दिन रमजान में अब कैसे ये नई बात आ गई कि साहब ये एएसआई इसको देखेगी, आसार कदीमा देखेगी, वो करेगी जाए। आसार कदीमा वालों ने मना कर दिया हम नहीं देंगे जाए, तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हम माननीय न्यायालय का वहां से आदेश हुआ, जो हमारे लिए एक अच्छी बात हुई। न्यायालय अभी हम पूरा विश्वास इस पर करते हैं, वो अपने विश्वास पर खरा उतरा, उसने बिल्कुल जो सही आदेश बता था वो आदेश दिया। अब पुताई हो रही है, अब पुताई कैसे होगी, नीली होगी, काली होगी, पीली होगी, ये चीज तो एएसआई वाले देखेंगे। अगर मस्जिद के जो है वो जिस तरह का जहां पर जो रंग है उसी रंग से पुताई होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये बिल वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है, आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून में संशोधन की कोशिशों को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए
मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस विरोध में शामिल हुई और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग की। यकीनन हम उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज सड़क पर उतर करके धरना कर रहे हैं और संसद के अंदर भी हमने विरोध किया है, मजबूती से विरोध करेंगे। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो है जो बिल जबरदस्ती सरकार तोड़ना चाहती है वो वो वापस होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को कांग्रेस ने सही बताया है कि मसला अभी एकदम ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी हो। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर समस्या सुलझ जाती तो अच्छा रहता। पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है। और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधनों के बाद बिल पेश भी नहीं किया गया है, ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं है। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बरेली से शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पहुंच गए। हिंदू संगठन पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठन के कुछ लोग बेहद भावुक हो गए। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मैं